हाल है आप लोगों के। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो आपके एलटी के एग्ज़ाम है उसकी डेट आगे खिसक गई है। और डेट आगे खिसकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल लापरवाह हो जाना है। ठीक है, देखो अभी आपका जून में अगर मैंने एग्ज़ाम होना था 30 जून को, लेकिन आपका ये अगस्त तक चला गया एग्ज़ाम। 18 अगस्त को डेट दी है और आगे पता नहीं क्या क्या हो सकता है इसमें, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं, आपको जितना का पेपर है, पेपर को आपको बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और उसी के आधार पर मैं आपके लेके आया एक क्वेश्चन लेके आया उसमें। और जैसे हम पहले क्वेश्चन कर ही रहे थे उसी सीरीज में आगे बढ़ाते रहूँगा इसमें। बस जो सीरीज के क्वेश्चन है ये धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे और एग्ज़ाम से काफ़ी पहले तक, यानी लगभग मई जून जुलाई, जून एंड तक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके क्या है सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इसमें। मैं इसमें आपका जो पार्ट 1 है ये पूरा क्लियर करूँगा इसमें। पार्ट 1 से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी टॉपिक है, सारी की सारी यूनिट होंगी, इसमें कोई यूनिट नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बनाऊंगा आपको। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब होता रहा, हमारा जो परिवार है, फैमिली है, बढ़ती रही, और ये यूट्यूब फैमिली बढ़ती रही, खासकर एलटी लेक्चरर या पॉलिटिकल लेक्चर, जितने भी एग्ज़ाम है, केंद्रीय विद्यालय, सारे एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कराते हैं इसमें। तो जो ये एमसीक्यू और दौर चलता रहेगा, ये कहीं बंद नहीं होगा इसमें। बस ये है कि जैसे हम लोग धीरे धीरे इसमें लाइव आने लायक हो जाएंगे इसमें, और क्योंकि आपको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही लाइव आते हैं। तो जब 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर चला जाएगा तो मैं कई सारी क्लासेज आपको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक क्लासेस करूँगा फ्री में। ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने साथ दिया, आपने अच्छे से काम किया, आपने सब्सक्राइब किया, इधर उधर शेयर किया हमारे चैनल को, तो निश्चित है कि आपका जो 18 का एग्ज़ाम है, तो मैं आपका क्या है लगभग उसी अगस्त के महीने 1 अगस्त से आपको क्या है लाइव क्लास फ्री सेशन चलाऊंगा उसमें। और जिसमें क्या आपके सारे टॉपिक फिर से क्लियर करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू में उतने क्वेश्चन कवर अप करना बहुत ही मुश्किल होता है। भले मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ कवर अप हो। ठीक है, तो ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ाते हैं इसमें। पिछली बार जो मैंने आपका पेपर बनाया था, जो क्वेश्चन दिए थे वो अधिगम से था, और इस बार जो आपका पेपर है वो क्या है, अधिगम के सिद्धांत से है। ठीक है ना। अधिगम का सिद्धांत और अधिगम दोनों अलग अलग टॉपिक थे। अब अधिगम सिद्धांत का मतलब सीधे ये हो जाएगा कि अधिगम जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। और इसमें जैसे बिहेवियर थ्योरी के बारे में आता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। और जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, पाउलो गुथरी हल का प्रबंध सिद्धांत पढ़ते हैं, वॉटसन का अधिगम सिद्धांत है, शूज का सिद्धांत है, वर्दमीर का, और चिन्ह आकार अधिगम सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, इन सब को लेकर क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। अभी जितने क्वेश्चन आंसर बने आप उसके हिसाब से क्या है आंसर करते रहे। क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं बहुत देर से जब से मैं बोल रहा हूँ, तो कोशिश करते हैं ना कि 20 क्वेश्चन है लगभग। जितने आपको क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आप उनको बताते रहें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने क्या है मुझे अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आने के बाद सब्सक्राइब किया था। मैं चाहूँगा इस तरह से क्या है ईमानदार बच्चे साथ साथ हमारे साथ जुड़ते रहें और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें, जिससे क्या होगा, जैसे मैं पहले सुनता था यूट्यूब में कि मोटिवेशन मिलता है, रियल में मोटिवेशन मिलता है। यानी इससे ये पता लगता है कि आप रियल में अच्छा काम कर रहे हो। और वाकई में क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गाँव में दूर दराज हैं और उनको रियल में आपकी आवश्यकता है इस तरह के वीडियोस की। और ये मेरे दिमाग में भरा आता है, खासकर उत्तराखंड में एग्ज़ाम के लिए ये मेरा बहुत रहता है कि जो गांव के बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें। इसीलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हम 1000 तक पहुँचें, और जिससे क्या है वो गाँव के बच्चे भी क्या है कि कोई सा एग्ज़ाम, अभी आपका एक एग्ज़ाम है उसके लिए तुरंत वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन रखूँगा उसमें। जो आपका एग्ज़ाम जो 30 जून को चला गया आपका एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे अभी। ठीक है, अब फिलहाल और ये एलटी के मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एलटी लास्ट तक करता रहूँगा जब तक क्या है सारे टॉपिक क्लियर नहीं होते। आप देखते रहना, जुड़े रहना इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। तो ठीक है, हम वीडियो पे आते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारा, अधिगम के सिद्धांतों के वर्गीकरण में कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। अब ये बेसिकली मैं अभी थोड़े पर अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे नाम लिए थे, बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जिसमें अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ते हैं हम, मानवतावादी सिद्धांत, तो ये सब इसमें शामिल है। वो ये कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, संज्ञानात्मकवाद यानी कॉग्निटिव के बारे में, निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के बारे में, और सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी के बारे में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी होगा आंसर हमारा, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मक के बारे में यहाँ पर ऐसी कोई खास बात नहीं होती है, बीच बीच में कहीं कहीं पर ये चीज़ें आती हैं, लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मिलान करो इसमें,
मिलान करो में ये है कि देखो आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, इसमें चीज़ें आने का मतलब सीधा ये है, वो ये कहता है कि सिद्धांत किसने दिया। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपको एक क्वेश्चन में गया तो आपको पता है एक क्वेश्चन पे क्या है, कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर किसी एग्ज़ाम में 75 कट ऑफ है तो आप ये लगा लो कि 74.75 नंबर पे आपको कम से कम 20 से 22 बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या इन चीज़ों को आपको क्या वैल्यू करनी है। तो खैर मिलान करो और देखते हैं इसमें सीखने वाला सक्रिय रूप से स्वयं के ज्ञान व अनुभव के नए विचारों पर निर्माण करे, ये संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। क्या सीखने पर केंद्रितवाद निर्माणवाद है, मस्तिष्क आधारित प्रक्रिया क्या है, व्यवहारवाद है। तो बस आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें जो आंसर आएगा वो बी आएगा, यानी ए का 2 आएगा, यानी ए का है 2 आएगा इसमें आंसर, और बी का जो है 3rd आएगा, और सी का क्या है 1 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप देखो, ये 3 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले हैं, इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको क्या है, दैट क्वेश्चन है सीखने वाला सक्रिय रूप से स्वयं के ज्ञान व अनुभव से नए विचारधारा निर्माण करे, किसने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। इस हिसाब से आप चीज़ें पढ़ सकते हो, आपके उसमें आंसर क्लियर। मतलब आपको ये पता 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आप पे कि मस्तिष्क आधारित प्रक्रिया का संबंध किससे है, तो आंसर आता है संज्ञानात्मक विकास से। किससे है, संज्ञानात्मक विकास से। तो ये भी अगर क्वेश्चन एक प्रकार से, तो मैं कई बार कोशिश ऐसा करता हूँ कि क्या है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, वो इसमें हुआ है। अगला तो सिंपल क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन मैंने बनाए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे इसको लेवल बढ़ाऊंगा इसी में, और बहुत जल्दी विदिन 3-4 डेज आपको दोबारा से इसके आगे वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जन्म किसे कहते हैं। तो जल्दी आंसर बताइएगा, पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं। इसमें सीधा आंसर आएगा जे.बी. वॉटसन, ठीक है। जे.बी. वॉटसन क्या है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जे.बी. वॉटसन जो बेसिकली है, बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, व्यवहारवादी जो संप्रदाय है उससे जो प्रभावित लोग होते हैं, तो बिहेवियरिज्म का जनक किसे, जे.बी. वॉटसन को कहा जाता है। और वाटसन ने 1919 मतलब इसने बहुत सारी चीज़ें कही थी, इस वाटसन ने बहुत सारे प्रयोग किए थे, उसके बारे में देखेंगे हम क्लासेस में, ठीक है ना। अगला इसमें क्वेश्चन है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखारी, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ, यह कथन किसका है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था वॉटसन ने, जे.बी. वॉटसन ने ही स्टेटमेंट दिया था। और ये वॉटसन उसने 1930 में दिया था। कब दिया था, 1930 में जे.बी. वॉटसन ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप मुझे बच्चे दोगे, यानी उसका कहने का मतलब ये था कि जो बच्चे होते हैं आप उनको जैसा उनका ब्रेन वॉश करोगे वैसे हो जाएंगे। इसीलिए परिवार को प्रथम पाठशाला कहते हैं, क्योंकि परिवार में बच्चा सब कुछ सीखता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसमें। जे.बी. वॉटसन इसका आंसर आ गया, मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक शाखा है, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझना, मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक शाखा है। इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अनुमान लगाना है तथा उसका नियंत्रण करना है। ये कथन किसका है, ठीक है ना। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है इसमें। मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध वस्तु प्रयोगात्मक शाखा है, इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अनुमान लगाना तथा उसका नियंत्रण करना है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, मतलब ये स्टेटमेंट किसका, ये स्टेटमेंट वॉटसन का है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, वॉटसन के स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों क्वेश्चन वॉटसन को लेकर था। व्यवहारवाद के जन्म का कारण क्या था, क्वेश्चन है व्यवहारवाद के जन्म का कारण क्या था, या किसके विरोध स्वरूप उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो बेसिकली इससे पहले जब हमने फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहते हैं, जे.बी. वॉटसन को कहते हैं। तो जे.बी. वॉटसन क्या कहता है कि वो कहता है मुझे दर्जन भर बच्चे दो तो मैं उनको जज वगैरह सब कुछ बना दूंगा, ठीक है, या उसको चोर बना सकता हूँ वगैरह। कुल मिला के है कि वाटसन ने क्या है इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। तो वो ये कह रहा है कि व्यवहारवाद का जन्म हुआ क्यों, मतलब वाटसन को ऐसा क्या नजर आया कि व्यवहारवाद को जन्म दिया। इसका मतलब इससे पहले, यानी व्यवहारवाद से पहले क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिस कारण क्या है इनको क्या है चेंज, मतलब व्यवहारवाद का जन्म का कारण होने का इससे पहले जो चीज़ें थी वो बिहेवियरिज्म को क्या है सपोर्ट नहीं कर रहा था किसी प्रकार से, इसलिए क्या व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जो उसने ऑप्शन देखे, संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक मनोविज्ञान के विरोध स्वरूप हुआ था, संयोजनवाद के समर्थन के स्वरूप हुआ था, साहचर्यवाद जो एसोसिएशन थ्योरी होती है साहचर्यवाद के समर्थन में हुआ था, या सभी विकल्प सही है, ठीक है ना। तो निश्चित है कि जो व्यवहारवाद है उसमें सभी विकल्प तो है नहीं सही इसमें, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक
मनोविज्ञान के विरोध स्वरूप ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, यानी जो आपने पता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी आपने देखी थी, अभी मैं थोड़ी बार नाम लिया था, थ्योरीज ऑफ लर्निंग के तहत इसका नाम आता है, तो उसके बारे में चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक मनोविज्ञान के विरोध स्वरूप इसका जन्म हुआ था, व्यवहारवाद का, ठीक है। जो उसके फादर कौन थे, हमारा वॉटसन थे। मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए अवलोकन विधि, ठीक है ना। यहाँ पर जो शब्द है अवलोकन विधि, अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड को किसने स्वीकार किया था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में क्या था, किसने इसको स्वीकार किया था, तो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, ये वॉटसन ने ही स्वीकार किया था। तो वॉटसन को लेके मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिया आपको। वॉटसन ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन मेथड को दिया था। अगला बोले प्रयास त्रुटि सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से। मैंने आपको पहले कहा था बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये वाले पोर्शन आप आराम से कर लोगे, जल्दी जल्दी आपके आंसर आ जाएंगे इसमें। प्रयास त्रुटि सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, ठीक है ना। तो इसमें सीधे आंसर है प्रयास त्रुटि का संबंध किससे, थॉर्नडाइक से। प्रयास त्रुटि सिद्धांत का संबंध किससे है, थॉर्नडाइक से। और थॉर्नडाइक ने इसमें आपको इसमें क्वेश्चन तो दिया नहीं, लेकिन बेसिकली क्या है, थॉर्नडाइक ने क्या भूखी बिल्ली पे क्या है प्रयोग किया था उसमें, और उसको भूखा पेट रख के क्या उसमें उसके अंदर उसको बंद कर दिया था, और उसके बाद क्या उसने देखे थे क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब भूखा रहने पर कितने प्रयास करता है, चाहे मनुष्य जो कोई भी, सबके बारे में ही आता है। तो थॉर्नडाइक का आंसर आएगा। अगला 9th क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक नियम की संख्या कितनी बताई है। वैसे तो बहुत सारे नियम बताएं, लेकिन क्वेश्चन है प्राथमिक, प्राइमरी लॉ बताया उसने। देखो थॉर्नडाइक की क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, सेकेंडरी है और प्राइमरी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन इसमें रखा है प्राइमरी पूछा उसने, ठीक है ना, सेकेंडरी नहीं पूछा है। दूसरा संख्या पूछी थॉर्नडाइक ने, प्राइमरी लॉ की संख्या कितनी बताई है, तो बेसिकली प्राइमरी लॉ की संख्या कितनी है, 2 है। 2 कौन सी, लॉ ऑफ रेडीनेस और दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि तत्परता का नियम और अभ्यास या श्रम का नियम, ये 2 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ये कैसे है, प्राइमरी, यानी थॉर्नडाइक ने क्या, अगर आपको सीखना है लर्निंग करने, 2 चीज़ें, तत्परता यानी हमेशा एक्टिव रहना, तुरंत काम, किसी समस्या को हल करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील, हमेशा तत्पर रहना, ये तत्परता का नियम है। और दूसरा अभ्यास और श्रम का नियम क्या है, कि जैसे कोई अभ्यास श्रम का नियम वही, कृत कृत अभ्यास से जड़मति होती सुजान, ठीक है ना, वही वाला पोर्शन। जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करनी है, उसमें आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी कि अभी बहुत लंबा खिसक गया है, अब जून का विंटर समर वैकेशन चलेगा और समर वैकेशन में घूम के आते हैं मसूरी, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको एक ही बार मेहनत करनी, इसी बार सफल होना है। तो आपको क्या है, थॉर्नडाइक के दोनों सिद्धांत, तत्परता का नियम और अभ्यास या फिर श्रम का नियम याद रखना आपको, ठीक है ना, ये प्राइमरी नियम उसके। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम 10वें क्वेश्चन में जाते हैं। 10वें, थॉर्नडाइक ने साहचर्य सिद्धांत के शैक्षिक महत्व में शामिल नहीं है, यानी थॉर्नडाइक का जो साहचर्य का सिद्धांत है उसमें क्या क्या शामिल नहीं है, शैक्षिक महत्व में शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक का जो शैक्षिक महत्व था, यानी थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हम पीछे पढ़ते हैं, जब मैं आपकी ऑनलाइन क्लास कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप लोग क्या करना है, उसमें आपको जो क्लासेस चलेंगे उसमें आपको क्या है, ये सब चीज़ें और थोड़ा डिटेल में जाके समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा इसमें, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और इसको शेयर करें, जिससे क्या है उन छोटे भाई बहनों तक पहुंच जाए, या उन दीदी भाभी या भाई तक पहुंच जाए जो क्या है धन के अभाव में क्या तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित है उन तक पहुंचे, या आपको जो भी ऐसा कोई हो जो तैयारी करना चाहता है, तो वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचे, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो साहचर्य सिद्धांत के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या उसने साहचर्य सिद्धांत में दिया है। तो जो इसके साहचर्य सिद्धांत का शैक्षिक मतलब, ये थॉर्नडाइक जितने सिद्धांत दिए उन सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसमें क्या सीखने की प्रक्रिया स्वचालित यांत्रिक होती है, बिल्कुल आता है इसमें, इसमें दिया है सिद्धांत में, करके सीखने में बल दिया उसने, लर्निंग बाय डूइंग इस पर बल दिया उसने, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में बात की उसने, और अनुक्रिया के पुरस्कार और दंड प्रभावित कर अनुक्रिया को पुरस्कार व दंड प्रभावित करता है, ये नियम भी क्या है थॉर्नडाइक ने दिया है। तो वो ये कहता है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें जो आंसर है हमारा वो आएगा सी, यानी तीसरा और चौथा शामिल नहीं है उसमें। सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन ये बेस लिखे, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी अभी आगे क्वेश्चन में आएगा ये। अनुक्रिया यानी जो रिस्पॉन्स होता है को परस्पर दंड प्रभावित कर, पुरस्कार और दंड प्रभावित करता है, ये भी उसने नहीं दिया था, ठीक है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएंगे, सी आंसर आएगा, यानी 3 और 4 उसने आंसर नहीं दिया था। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे बनाए हैं जिससे क्या है आपको
कल के दिन पेपर थोड़ा सा लेवल ऊपर हाई रखे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि आप नीचे वाले ऑप्शन कर सको। मैंने लास्ट पेपर में आपको बताया था इसमें। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्किनर का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो आपको सीधे पता ना, BF स्किनर का पूरा नाम है, ठीक है, BF स्किनर जो थे वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हुए व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं। स्किनर जो है, स्किनर थॉर्नडाइक जो है बीएड के बच्चों का सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहता है, जो हर किसी को, हर किसी के बारे में सुनता है इनके बारे में। तो हमेशा इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, बहुत मैंने आपको पहले कहा था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इस बार क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं घुमाए हैं, कुछ क्वेश्चन को उसमें लगेगा आपको थोड़ा सा कि हाँ क्वेश्चन घूमे हुए हैं, ठीक है, सीधा, क्योंकि कई बार बेसिक क्वेश्चन जब पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये भी आपको क्या नहीं आते हुए भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में ये आता है कि ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये भी किसने दिया था? हमारा भाई स्किनर ने दिया था, ठीक है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हिंदी में हम कार्यात्मक प्रतिबद्धता के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो होता है, जो प्राणी होता है, इस सिद्धांत में प्राणी होता है, वो किसी बाह्य उत्तेजक की अपेक्षा स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है, ठीक है। इसी को क्या है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, मतलब स्वयं से प्रेरित होकर कोई काम किया जाता है उसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अधिगम का मौलिक व्यवहारवाद भी कहलाता है, ठीक है, अधिगम का मौलिक व्यवहारवाद भी कहलाता है। तो अधिगम का जो मौलिक व्यवहारवाद है, मौलिक व्यवहार मतलब जो रेडिकल बिहेवियरिज्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? इसमें जो ऑप्शन है हमारा, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का नियम, क्रिया प्रसूत व्यवहार नियम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें जो हमारा आएगा सी आएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है ना। लेकिन ये कि अभी जो बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, जो हेडिंग से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन है अभी, ठीक है, जो आपके अभी चल रहे हैं इसमें। तो इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। फिर 14th क्वेश्चन है, RS टाइप अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो RS टाइप अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था हमारे स्किनर ने दिया था। RS मतलब, RS का आपको पता ही है, RS SR टाइप के होते हैं। R मतलब होता है रिस्पॉन्स, S मतलब होता है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट या फिर आपको क्या है, उद्दीपन जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। रिस्पॉन्स यानी आपको क्या करना, RS मतलब क्या था? अनुक्रिया और उद्दीपन सिद्धांत किसने दिया था? ऐसा आएगा इसमें। RS मतलब अनुक्रिया और उद्दीपन सिद्धांत, पहले अनुक्रिया है फिर उद्दीपन है, यानी रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलेट टाइप अनुसिद्ध किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी क्या है, आसानी से आप लोग कर लोगे। अगला है जो इसमें क्वेश्चन है, हंसना, हाथ पैर चलाना किस प्रकार का व्यवहार है? तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हंसना, हाथ पैर चलाना किस प्रकार का व्यवहार है? तो ये किस में आता है? ये क्रिया प्रसूत का संबंध, व्यवहार संबंध में आता है, ठीक है ना। इस बेसिकली जो आपका हंसना, हाथ पैर चलाना, ये किस प्रकार का व्यवहार होता है? ऐच्छिक व्यवहार होता है, यानी हमारी इच्छा से ही होता है, यानी किसी भी उद्दीपक के बिना, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत का बेसिक मतलब क्या होता है? किसी भी उद्दीपक के बिना होने वाला जो व्यवहार होता है, यानी आपको कोई चीज़ स्टिमुलेट नहीं करेगा कि तुम इस चीज़ें करो, ठीक है ना। उद्दीपक, स्टिमुलेट के बिना होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रसूत व्यवहार कहते हैं। प्रसूत का मतलब क्या होता है? जैसे प्रसूत कहते हैं ना, गढ़वाल में भी कहते हैं, उत्तराखंड में भी कहते हैं। प्रसूत मतलब होता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है। तो प्रसूत का हिंदी मीनिंग में क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्या होता है प्रसूत का हिंदी मीनिंग? उत्पन्न। तो वैसे यहाँ पर पूछा गया है, हंसना, पैर पे इसमें हमारा ये आंसर आएगा 15 वाला, ठीक है। 16 वाले क्वेश्चन चलते हैं इसमें। स्किनर ने पुनर्गणन के प्रयोग के लिए 1938 में किस पर प्रयोग किया था? तो डायरेक्ट आंसर आएगा चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। 16 क्वेश्चन में क्या आएगा? इसने क्या है? चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। कबूतर में भी किया था, लेकिन देखो एयर पूछा है 38 पे, 38 मतलब इसमें आएगा कबूतर, उसने 43 पे प्रयोग किया था। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को तुरंत आंसर सोच रहे हैं, अरे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगले जो क्वेश्चन आपको रहेंगे वो थोड़ा सा हिलाने वाले रहेंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा आपको क्या, एक हल्की डोज, जिससे कि आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी आएंगे और आपके टफ क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें। तो स्किनर ने पुनर्बलन के लिए किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे किया था। एक बालक को एक कमरे की सफाई का कार्य देकर बाद में उसे जूस, नमकीन आदि देना, उसकी प्रशंसा करना किस प्रकार का पुनर्बलन है? ठीक है ना। तो
जो इसके बारे में पूछ रहा है किस प्रकार का पुनर्बलन है, ये भी क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सीधे सीधे आपको कहता है, जैसे माना आप किसी स्कूल में बच्चे हो, आपने बोला अरे बच्चे जो कमरे की सफाई कर दो, उसके बाद आपने उनको फ्रूटी पिला दिया उनको, एक प्रकार का सकारात्मक पुनर्बलन है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन है। तो ये इसके तहत आता है। पुनर्बलन के प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के में आमतौर पर कितने प्रकार के आंशिक पुनर्बलन प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में आमतौर पर कितने प्रकार के आंशिक पुनर्बलन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो आंसर आएगा 4 प्रकार के पुनर्बलन प्रयोग में लाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के पुनर्बलन क्या है? निश्चित अनुपात अनुसूची पुनर्बलन, निश्चित अंतराल यानी फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। यानी कि हिंदी में निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल और निश्चित अंतराल अनुसूची, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, फिर चर अनुपात अनुसूची, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल और फिर है चर अंतराल अनुसूची, ये वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इन चारों प्रकार के मनोविज्ञान में आमतौर पर कितने प्रकार के आंशिक पुनर्बलन प्रयोग में लाए जाते हैं? 4। इस बार अगला क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे शक्तिशाली पुनर्बलन अनुसूची मानी जाती है, किसको मानी जाती है सबसे शक्तिशाली पुनर्बलन अनुसूची? तो ये चर अनुपात वाली होती है, इसको सबसे ज़्यादा क्या है शक्तिशाली माना जाता है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल जो होता है, चर अनुपात वेरिएबल रेशियो अनुसूची को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है ना। और चर अनुपात जो अनुसूची होती है आंशिक पुनर्बलन का प्रकार होता है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन वही है कि आंशिक पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आंशिक पुनर्बलन कितने पुनर्बलन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो 4 यहाँ पर आ गया। उसी के हिसाब से यहाँ चर अनुपात के बारे में आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाने वाला नहीं है, तो आंसर आएगा पावलोव। पावलोव क्या है? हमारा कंडीशनिंग अनुबंधन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। पावलोव का जो पूरा नाम था वो क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव थे, और ये रशियन थे, और इन्होंने क्या है, इनको 1904 में क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो आज के इतने क्वेश्चन है इसमें, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना। अगर इनमें से एक क्वेश्चन भी आए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बाकी बहुत जल्दी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। इसमें क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। अभी सिर्फ ये आपको इसलिए वीडियो चल रहे हैं इसमें, जिससे क्या है मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, आपका मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं क्या और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अब क्वेश्चन की संख्या 50-50 करने वाला, 50 क्वेश्चन रहेंगे एक पेपर में, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन तक आएंगे आपके LT के एग्ज़ाम को लेके, ठीक है दोस्तों। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आएगा, इसी हफ्ते आ जाएगा, ठीक है। जो मंडे शुरू होगा उसके बाद इसी वक्त किसी दिन आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।